नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही असरदार कहानी दूध का दाम पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अपने वक्त के समाज का आप कह सकते हैं एक आईना है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत के तौर पे तो हमारे पास ये कहानी ही है। प्रेमचंद की ये जो कहानी है, ये हमें सीधे गांव के उस माहौल में ले जाती है। मतलब जहाँ जाति, सामाजिक रस्में, ये सब जिंदगी की हकीकतें थीं। हाँ, और कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे जो इंसानी ज़रूरतें हैं और जो समाज के कठोर नियम हैं, वो आपस में टकराते हैं। जी। और ये कहानी इसी टकराव को समझने में मदद करती है। हम देखेंगे कि कैसे सेवा, खासतौर पे वो सेवा जो जीवन देती है, उसका मूल्य समाज अपनी सहूलियत से तय करता है, अपनी पुरानी सोच के हिसाब से। सही कहा। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है दलित स्त्री भूंगी और उसका बेटा मंगल, और उनके अनुभवों से प्रेमचंद ने कई बहुत कड़वे सवाल उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, किरदारों को, उनके हालातों को समझते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव के जमींदार बाबू महेशनाथ के घर से। अब ये जो महेशनाथ हैं, ये पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि समाज में सुधार होना चाहिए, पर गांव की जो सच्चाई है वो अलग है। हाँ, जैसे शहरों में दाइयाँ होती हैं, नर्सेज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, गांव में ये सब मिलना मुश्किल था। मुश्किल भी था, और अगर मिल भी जाए तो उनका खर्च उठाना जमींदार के लिए भी मतलब आसान नहीं था। और उनके घर में 3 बेटियों के बाद अब बेटा होने वाला था। तो वही पुरानी व्यवस्था काम आई, गांव की भंगी औरतें जो ये प्रसव वगैरह कराती थी। जी, और यहाँ ये काम गूदड़ और उसकी पत्नी भूंगी करते थे। दिलचस्प बात यह है जो उन दोनों में शर्त भी लगी थी कि बेटा होगा या बेटी। अच्छा। हाँ, मजाक में गूदड़ ने कहा था कि बेटी हुई तो मूछें मुड़ा लेगा। ये छोटी सी बात भी दिखाती है कि बेटी की चाहत कितनी ज्यादा थी। शायद इनाम ज्यादा मिलने की उम्मीद थी बेटे पर। सही। ये उस वक्त की सामाजिक सोच भी दिखाता है। बिल्कुल। खैर, आधी रात को बुलावा आता है, बेटा हुआ है, भूंगी उत्साहित है, इनाम में हिस्सेदारी को लेकर पति से नोकझोंक भी होती है। फिर वो अपने छोटे बेटे मंगल, जो शायद कुछ ही महीने का था, उसे पति को सौंपकर जमींदार के घर जाती है। और वहां जाकर पता चलता है कि स्थिति थोड़ी अलग है इस बार। जी हाँ, इस बार जमींदार की पत्नी यानी मालकिन, उनको दूध नहीं उतरता। अब ये एक बड़ी मुश्किल थी। उस जमाने में आज की तरह फॉर्मूला मिल्क वगैरह तो था नहीं। तो यहीं पर भूंगी का रोल अचानक बदल जाता है। वो सिर्फ दाई नहीं रहती। सही, वो बन जाती है दूध पिलाई माँ, मतलब वेट नर्स। अब जमींदार का बेटा सुरेश, वो भूंगी का दूध पीकर पलेगा। ये कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ, मतलब जरूरत ने एक तरह से जाति की दीवार को कम से कम कुछ वक्त के लिए तोड़ दिया। बिल्कुल। और ये भूंगी के लिए भी एक बड़ा बदलाव था, भले ही थोड़े वक्त के लिए। घर में उसकी इज्जत, उसका रुतबा एकदम से बढ़ गया। खाने पीने का खास ध्यान रखा जाने लगा होगा। अरे बिल्कुल, हरीरा, पूरियां, हलवा, सब कुछ। और घर के जो नौकर चाकर थे, वो भी उसका रौब मानने लगे। यहाँ तक कि मालकिन भी उसे थोड़ा दबकरी रहती थी। ये दिखाता है कि जरूरत इंसान को कितना अहम बना सकती है। हाँ, और भूंगी भी शायद ये समझ रही थी। वो इस मौके का फायदा भी उठा रही थी, भविष्य के लिए वादे ले रही थी। बच्चे के मुंडन पर सोने के चूड़े चाहिए, ब्याह होगा तो कंठा चाहिए, पति के लिए तोड़े, इस तरह की बातें। क्या ये एक तरह से मोल भाव था, अपनी अहमियत जताने का तरीका? हो सकता है। शायद उसे पता था कि रुतबा हमेशा नहीं रहेगा, तो क्यों ना अभी इसका फायदा उठाया जाए। एक जगह तो वो महेशनाथ को भी टोक देती है, कहती है भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और महेशनाथ ये सुनकर हंस देते हैं। शायद वो भी उस वक्त इस सच्चाई को मान रहे थे। लेकिन इसी सब के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है, जो बहुत दुखद है। बहुत ज्यादा। देखिए, एक तरफ जमींदार का बेटा सुरेश, वो भूंगी का दूध पीकर एकदम हृष्ट पुष्ट हो रहा है, सेहतमंद। और दूसरी तरफ भूंगी का अपना बेटा मंगल, उसे बाहर का दूध दिया जा रहा है, शायद गाय भैंस का, जो वो पचा नहीं पा रहा। वो बेचारा कमजोर है, बीमार रहता है। ये तो मतलब एक माँ अपने बच्चे की कीमत पर दूसरे के बच्चे को जला रही है। प्रेमचंद ने कितनी गहराई से ये असमानता दिखाई है। बिल्कुल, ये बहुत मार्मिक चित्रण है। पर जैसा हमने कहा, ये रुतबा, ये इज्जत हमेशा नहीं रहनी थी। करीब साल भर बाद ही समाज को, गांव वालों को अपनी मर्यादा याद आ जाती है। हाँ, वो पंडित जी थे ना, मोटेराम शास्त्री। जी, मोटेराम शास्त्री। वो आपत्ति उठाते हैं, कहते हैं कि भाई, जमींदार का बेटा होकर भंगिन का दूध पी रहा, ये तो अधर्म है, प्रायश्चित करना होगा।
मतलब धर्म और सामाजिक नियम आड़े आ जाते हैं। महेशनाथ ने कुछ कहा नहीं, वो तो पढ़े लिखे थे। उन्होंने शुरू में थोड़ी आनाकानी की, तर्क भी दिया। कहा कि कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला और आज उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। ये पंक्तियां उस पाखंड पर सीधा सवाल है। बिल्कुल। देने वाले थे। उन्होंने आपधर्म का तर्क दिया, मतलब मजबूरी का धर्म अलग और सामान्य स्थितियों का धर्म अलग। आपधर्म, ये क्या था? उनका कहना था कि जब मजबूरी थी, जान बचाने का सवाल था, तब नियम तोड़ना ठीक था, वो आपधर्म था। लेकिन अब जब बच्चा ठीक है, बड़ा हो रहा है, तो सामान्य धर्म का पालन करना होगा, समाज के नियमों को मानना होगा। उन्होंने जगन्नाथपुरी का उदाहरण दिया कि वहां सब एक साथ खाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ के नियम अलग हैं, राजा का धर्म अलग, प्रजा का अलग, अमीर का अलग, गरीब का अलग। ये तो मतलब सामाजिक भेदभाव को सही ठहराने का एक तरीका हुआ ना, आपधर्म? काफी हद तक। ये तर्क अक्सर ऐसी ही स्थितियों में इस्तेमाल होता है जहां समाज के नियम इंसानियत के खिलाफ जाते दिखते हैं। बेसिकली जरूरत थी तो भूंगी का दूध ठीक था, पवित्र था। जरूरत कम हुई तो वही दूध अशुद्ध हो गया। तो फिर हुआ क्या? प्रायश्चित तो शायद नहीं हुआ। पिलाने के काम से हटा दिया गया। अच्छा। हाँ, उसे इनाम वगैरह देकर विदा कर दिया। सोने के चूड़े दिए, अच्छी साड़ियां दी, कुछ नकद रुपए भी दिए। मतलब उसकी सेवा का दाम चुका दिया गया। लेकिन वो जो एक मानवीय रिश्ता बना था, वो खत्म। उसे सामाजिक नियमों पर कुर्बान कर दिया गया। भूंगी का वो खास दर्जा खत्म हो गया। वो वापस वही साधारण अछूत भंगी औरत बन गई। और यहाँ से कहानी का रुख और भी दुखद हो जाता है ना। भूंगी के जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हाँ, उसी साल प्लेग फैला और उसके पति गूदड़ की मौत हो गई। अब वो अकेली रह गई मंगल को पालने के लिए। जैसे तैसे 5 साल गुजरे और फिर एक दिन। क्या हुआ? एक दिन वो महेशनाथ के घर का ही परनाला साफ कर रही थी और उसे एक जहरीले सांप गेहूवन ने काट लिया। अरे! शुरू में शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया या लापरवाही हुई। जब तक जहर फैलने का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूंगी की भी मौत हो गई। हे भगवान! तो अब मंगल, वो तो बिल्कुल अनाथ हो गया। उसका क्या हुआ फिर? अब उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। वो महेशनाथ के दरवाजे पर ही मंडराने लगा, वहीं रहने लगा। खाने पीने का? खाने को तो जमींदार के घर से जूठन मिल जाती थी। भाई बड़ा घर था, खाना बचता ही था। लेकिन यहाँ भी वो जाति वाली बात, वो पीछा नहीं छोड़ती। मतलब कैसे? उसे खाना दूर से दिया जाता था, मिट्टी के एक टूटे हुए बर्तन में, कटोरे में, ऊपर से फेंक कर, ताकि छू न जाए। उफ, ये तो बहुत बहुत ही चुभने वाली बात है। जिस बच्चे की माँ ने उस घर के चिराग को अपना दूध पिलाया, वो बच्चा अब उसी घर की जूठन खा रहा है, वो भी इतने अपमान के साथ। और ये अपमान सिर्फ खाने तक नहीं था। गांव के दूसरे लड़के उसे अपने साथ खिलाते नहीं थे, चिढ़ाते थे। उसकी वो फटी हुई चटाई, टाट जैसे कहते हैं, वो भी अछूत मानी जाती थी। तो उसका ठिकाना कहाँ था? बस हुई, जमींदार के घर के बाहर एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे, और उसका साथी एक कुत्ता, टॉमी नाम का। वो भी शायद बाकी कुत्तों से सताया हुआ था, तो मंगल के पास ही रहता था। दोनों की हालत एक जैसी थी, तिरस्कृत, समाज से बाहर। गांव वाले क्या चाहते थे? महेशनाथ ने उसे दरवाजे पर रख छोड़ा था। गांव वाले भी ताने मारते थे महेशनाथ को, कहते थे कि भंगी को दरवाजे पर बिठा रखा है, अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। मानते थे कि भगवान ने सबको बनाया है, पर समाज की मर्यादा भी तो कोई चीज है। कमाल है, मतलब एक अनाथ बच्चे पर दया दिखाना भी धर्मभ्रष्ट करना हो गया। हाँ, जाति की सोच इतनी गहरी थी। खैर, कहानी में एक और घटना आती है। एक दिन सुरेश और उसके दोस्त खेल रहे थे, उन्होंने मंगल को भी बुलाया। अच्छा, खेलने के लिए? ये तो थोड़ी उम्मीद की बात लगती है। हाँ, बुलाया तो घोड़ा खेलने के लिए, लेकिन शर्त ये थी कि मंगल सिर्फ घोड़ा बनेगा, सवारी नहीं करेगा। हो। उसे भी सवारी करने मिलेगी। तो सुरेश का जवाब क्या था? सीधा जाति वाला ताना, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, आखिर तू भंगी है कि नहीं? ये सुनकर तो बहुत बुरा लगा होगा मंगल को। उसने कुछ कहा? उसने कहा, और बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। ये उसने उस रिश्ते को याद दिलाया जिसे सब भूल चुके थे, उस दूध के दाम की याद दिलाई। बिल्कुल, पहली बार। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे जबरदस्ती घोड़ा बनाया गया। वो बच्चा था, बोझ नहीं सह पाया और सुरेश गिर गया। फिर तो झगड़ा हुआ होगा। झगड़ा क्या, सुरेश रोता हुआ घर गया और अपनी माँ से क्या शिकायत की? झूठी शिकायत। बोला, मंगल ने मुझे छू दिया। छू दिया?
बस इतनी सी बात पर। हाँ, और माँ आव देखी न ताओ गुस्से में आ गईं। मंगल बेचारा सफाई देने की कोशिश करता रहा, पर उसकी सुनी कौन। छूत का डर इतना ज्यादा था कि माँ उसे मार भी नहीं सकती थी। तो क्या किया? बस गालियां दी, खूब खरी खोटी सुनाई और घर से निकाल दिया। कहा मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है, चली जा यहाँ से, नहीं तो खून ही पी जाऊंगी। खून भी जाऊंगी, उसी बच्चे को जिसकी माँ का दूध पीकर उसका अपना बेटा पला था। ये तो हद है। ये दिखाता है कि वो छुआछूत का जहर कितना गहरा था। एक बच्चे की झूठी बात पर यकीन कर लिया, दूसरे की सफाई तक नहीं सुनी। तो इस घटना के बाद मंगल कहाँ गया? अब वो बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसने अपना वो फटा हुआ टाट उठाया, वो मिट्टी का कसूरा, अपनी धोती, और वहां से चल दिया। सोचा कि अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगा। कहाँ गया वो? उसका एक पुराना खंडर जैसा घर था गांव के बाहर, वहीं चला गया। टॉमी भी उसके साथ था, लेकिन अपमान की चोट अपनी जगह और पेट की आग अपनी जगह। भूख? हाँ, शाम हुई तो भूख सताने लगी, बहुत तेज। टॉमी से बात करता है कि क्या करें, वापस जाएं। बहुत कश्मकश होती है। आखिरकार भूख के आगे वो हार जाता है। वापस जाता है महेशनाथ के घर। जाता है, लेकिन अंधेरे में छिपकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। अंदर से नौकरों की बातें सुनता है। एक नौकर कह रहा था, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, रोज सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। ये सुनकर तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई होगी। बिल्कुल, उसे लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कोई उसे पूछेगा भी नहीं। वो जाने ही वाला था कि घर का कहार, जो पानी वगैरह भरता था, वो जूठन फेंकने के लिए बाहर आया। उसने मंगल को देखा? हाँ, उसने देखा, पूछा, अरे तू यहाँ खड़ा है, ले खा ले। और उसने वो जूठी पत्तल ऊपर से ही मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दी। और यहीं पर कहानी का वो सबसे मार्मिक, सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। जी हाँ, मंगल उस जूठन को लेकर नीम के पेड़ के नीचे जाता है। टॉमी भी साथ है। दोनों मिलकर वो जूठन खाते हैं। और तब मंगल टॉमी से कहता है। क्या कहता है? वो कहता है, देखा टॉमी, पेट की आग ऐसी होती है, ये लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते। उफ। और फिर वो जो वाक्य कहता है जो इस पूरी कहानी का, इस पूरी त्रासदी का सार है और कहानी का शीर्षक भी। दूध का दाम। हाँ, वो कहता है, लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। ये पंक्तियां तो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक माँ की वो सेवा जिसने एक जिंदगी बचाई, उसका दाम, जूठन और तिरस्कार। प्रेमचंद ने समाज की इस कृतज्ञता पर, इस संवेदनहीनता पर शायद इससे तीखा और कुछ नहीं लिखा होगा। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे इंसानी ज़रूरतें, जैसे उस बच्चे के लिए दूध की ज़रूरत थी, वो थोड़े समय के लिए सामाजिक बंधनों को ढीला कर सकती है, तोड़ सकती है। हाँ, लेकिन जैसे ही जरूरत पूरी हुई, समाज वापस अपनी उसी कठोर सोच, उन्हीं नियमों, उन्हीं पूर्वाग्रहों में लौट जाता है। भूंगी की सेवा को पहले सिर आंखों पर बिठाया गया और फिर भुला दिया गया, और उसके बेटे को उसी सेवा का दाम इस तरह अपमान के रूप में मिला। तो हमने देखा कि दूध का दाम सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये सामाजिक पाखंड पर, जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव पर और मानवीय रिश्तों की जो जटिलता है, उस पर एक बहुत गहरा कटाक्ष है। जी, और ये दिखाती है कि कैसे अक्सर सेवा का जो मूल्य है, वो सेवा देने वाले की सामाजिक हैसियत से तय होता है, उसकी असली कीमत से नहीं। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। शायद आज भेदभाव के तरीके बदल गए हों, रूप बदल गए हों, लेकिन ये सवाल तो आज भी है कि क्या हम सच में किसी इंसान के योगदान को, उसकी सेवा को, उसकी पहचान से ऊपर उठकर देख पाते हैं? हाँ, क्या इंसानियत का मोल, सेवा का मोल हालात बदलने पर बदल जाता है? ये सवाल कहानी छोड़ जाती है। और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। मंगल को जो दाम मिला, वो क्या सिर्फ उसकी माँ के दूध का था, या समाज की उस सोच का था जो जरूरत पूरी होने पर एहसान भूल जाती है? ये दाम आखिर है किसका? सेवा का, इंसानियत का, या उस गहरी असमानता का जिसे हम शायद आज भी पूरी तरह मिटा नहीं पाए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।